चलो हम लोग ना कल जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक टॉपिक प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का पढ़ा था क्या? उसके बाद में अब नहीं, पहले अच्छा प्राइवेट पब्लिक कंप्लीट हो चुका था ना हम लोगों का। चलो गर्दन ऊपर रखना, जरा फटाफट से बताना। प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, उसके रेस्ट्रिक्शंस कहाँ लिखे हुए होते हैं? आर्टिकल्स में कितने रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए थे? 3 तरह के रेस्ट्रिक्शंस थे। नंबर ऑफ मेंबर्स हमें प्राइवेट कंपनी में कितने लगते हैं? मैक्सिमम 200 और मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इसमें एम्प्लॉयज वगैरह को इंक्लूड नहीं करना। कौन से एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं करना है? प्रेजेंट वाले भी और हेलो हेलो हाँ, 1 मिनट भेज रही हूँ। ना प्रेजेंट एम्प्लॉयज को देखा जाएगा और ना ही पास्ट एम्प्लॉयज को। बट प्रकाश नीचे देख, पार से पास्ट वालों को तब नहीं देखा जाता है जब ये लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में थे और तब जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब इन लोगों ने खरीद रखे थे कंपनी के शेयर्स। और अब वो लोग क्या नहीं है, मेंबर नहीं है या एम्प्लॉय नहीं है? एम्प्लॉय नहीं है लेकिन शेयर होल्डर है। हम मानेंगे जैसे इनको भी अभी गिनती में लिया जाएगा? नहीं। ज्वाइंट होल्डर्स के केस में क्या करना है? सिंगल मानना है। अगर कोई 2 लोग मिलकर के भी शेयर्स होल्ड करे, हम इन दोनों को 2 नहीं बल्कि मानेंगे 1। नहीं हो रहा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी में हमको चाहिए मिनिमम कितने मेंबर्स? 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए। 7 से ज्यादा हुए तो चलेगा, कम हुए तो नहीं चलता। और पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, पढ़ लिया था। प्राइवेट और पब्लिक में से कौन पब्लिक को इनवाइट कर सकता है? पब्लिक कंपनी। बट प्राइवेट कंपनी कर पाएगी? उसका तो रेस्ट्रिक्शन ही यही है कि वो पब्लिक को इनवाइट कर पाएगी? नहीं। एक पब्लिक कंपनी है और उस पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी है। अब इसके आगे की कहानी बताओ। पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, और अगर वो सब्सिडरी प्राइवेट भी है तो भी हम मानेंगे जैसे कि ये प्राइवेट ये कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी मानकर चलते हैं। वो डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी है। पढ़ लिया था इतना। फिर अच्छा, इसके बाद हम लोग आ गए थे, मेरे ख्याल से ये फ्री ट्रांसफरेबिलिटी तक सारा हो चुका था, है ना? अगला टॉपिक स्टार्ट करना है फ्रॉम ओपीसी। ओपीसी का पूरा नाम क्या है? ठीक है। ओपीसी का कॉन्सेप्ट पहले से कंपनीज एक्ट का हिस्सा नहीं हुआ करता था। 2013 में जब हमने कंपनीज एक्ट को अमेंड किया, उसके बाद ओपीसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, थोड़ी बहुत हिंट मिल रही है। 1 पर्सन कंपनी। इसका मतलब अगर ये कंपनी बनी ओपीसी फॉर्म में तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 1 या सिर्फ 1 से ज्यादा बिल्कुल भी चलेगा नहीं। वैसे तो अगर हम प्राइवेट कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो हमने पढ़ा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में चाहिए होते हैं 2, कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए ही। पब्लिक कंपनी तो बनेगी ही तभी बनती है जब उसके पास होते हैं कम से कम 7 मेंबर्स। प्राइवेट में कम से कम 2 के साथ में भी कंपनी बन सकती है। प्राइवेट कंपनी में एक एक्सेप्शन है जो है ओपीसी का। ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जो बनेगी तो इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, बट ये कंपनी जब बनती है तो ये एक सिंगल मेंबर के साथ में भी कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति ही होगा कंपनी का मेंबर, 1 से ज्यादा होंगे भी। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर हम लोग नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से चले तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, कहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स
सबसे कम नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ मिलेगा ओपीसी में कितने, उसके बाद कितने चाहिए मिनिमम 2, और उसके बाद और पब्लिक में चाहिए कम से कम 7 मेंबर्स। आ गया समझ में। ओपीसी को हम लोग ना प्राइवेट की कैटेगरी में डालेंगे, पब्लिक तक तो ये पहुंचेगी भी नहीं। प्राइवेट हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि प्राइवेट कंपनी में चाहिए होते हैं कम से कम 2 मेंबर्स। ओपीसी एक पूरी अलग कैटेगरी ऑफ कंपनी बना दी गई है 1 पर्सन कंपनी के नाम से। अगर हम इसको कंपेयर भी करें कि ये मोर ऑफ प्राइवेट है या मोर ऑफ पब्लिक है, तो हम इसको ज्यादा नजदीक किसके पाएंगे, प्राइवेट कंपनी के। अब कहानी भेजे में उतर गई है। 1 पर्सन कंपनी बनाने का फायदा ये है कि एक अकेला व्यक्ति यहाँ पर ओनर होगा पूरे बिजनेस का, और लेकिन अकेला व्यक्ति तो ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो सकता था, बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में जाओगे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है ओनर की। जबकि अगर वो ओपीसी में फॉर्म में आता है तो व्यक्ति अकेला ही ओनर है, अकेला ही प्रॉफिट लॉस एंजॉय करेगा, लेकिन यहाँ उसकी लाइबिलिटी हो जाती है लिमिटेड। बिल्कुल वैसे जैसे कि एक कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, यहाँ 1 पर्सन की लाइबिलिटी भी हो सकती है लिमिटेड। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना बिजनेस अकेले ही करना चाहता है, उसको इच्छा नहीं है कि कोई और आकर उसके साथ बिजनेस शेयर करे, और वो अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड भी रखना चाहता है, तो बजाय सोल प्रोप्राइटरशिप के फिर उसको वो जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ ओपीसी। इन द फॉर्म ऑफ ओपीसी को बनाने का फायदा ये है, एक तो कॉर्पोरेट वाले सारे फायदे मिल जाएंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो जो मजे थे वो सारे मजे ओपीसी में भी तो मिल ही जाएंगे। ओपीसी में लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, एक सिंगल पर्सन मेंबर बन के आया है, ये व्यक्ति अमृत पी के तो नहीं आया होगा, ये कभी ना कभी तो मरेगा, और जैसे ही ये एक अकेला मेंबर खत्म हुआ कंपनी भी हो जाएगी, क्योंकि अब इस कंपनी में कोई मेंबर बचेगा नहीं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 7। चलो ये मेंबर मर भी गया तो कंपनी बंद नहीं होगी, लेकिन अब इस कंपनी को चलाने के लिए कोई बचेगा भी तो, ठीक है। इसीलिए 1 पर्सन कंपनी में हमने ये रखा है कि अगर कोई व्यक्ति ओपीसी में सिंगल मेंबर बनकर आता है तो वो व्यक्ति अपने अलावा एक और व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करता है, एक और व्यक्ति का नाम, वो दूसरा व्यक्ति केवल नॉमिनी है, मेंबर नहीं। जिसका नाम नॉमिनेट किया गया है उस व्यक्ति की रिटर्न कंसेंट लेकर हम कंपनी फॉर्म करते समय आरओसी के पास उसका नाम फाइल कर देते हैं। इस नॉमिनी का रोल ये होगा कि किसी दिन अगर ये सिंगल मेंबर 1 पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाती है या अगर वो इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो अब इस 1 पर्सन की जगह पर अब आ जाएगा वो नॉमिनी ओपीसी बनकर, ओपीसी मतलब 1 पर्सन बनकर। अब ये मेंबर क्योंकि अब एग्जिस्टेंस में नहीं माना जाएगा जिसने इस कंपनी को बनाया था, तो अब इसकी जगह पर आ जाएगा उसका नॉमिनी, मतलब ये कंपनी बिना मेंबर के रहेगी। आ गया समझ में? पक्का। ओपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं? एक अकेला मेंबर होगा। ओपीसी में ये कंपनी फॉर्म में है या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में है? लेकिन मजे कौन से वाले मिल गए हैं? पर सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला व्यक्ति होता है, ओपीसी में अकेला ही है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वो जो ओनर होता है ना वही सारी चीजें एंजॉय करता है। ओपीसी में भी अकेला ही तो ओनर है, एक ही मेंबर है और मेंबर होता है ओनर, यही सब कुछ एंजॉय कर रहा होगा, सारे बेनिफिट्स। आ गया समझ में? अंतर केवल इतना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में व्यक्ति मर जाएगा, बिजनेस इमीडिएटली बंद, जबकि ओपीसी में कंपनी फॉर्म में आ गया है, कॉर्पोरेट वाले बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर अकेला ही व्यक्ति ओनर है, सारे बेनिफिट्स ले रहा है, लेकिन लाइबिलिटी उसकी हो सकती है लिमिटेड। हो गया? समझ में आ गया? अब आगे बढ़े, पहुंचो, अब ओपीसी पर जाओ। देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, अधिकतर तो हम लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी। यहां से देखना जरा, पहला पॉइंट है ओपीसी में होता है एक शेयर होल्डर,
और कह रहे हैं इसकी लाइबिलिटी होती है कोई डाउट यहाँ? पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट पर जाओ। इसका नाम इस व्यक्ति के अलावा, जो वन पर्सन है उसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम लिखा जाता है मेमोरेंडम में, बट जिस व्यक्ति का नाम इंसर्ट किया जाता है हम उसकी ले लेते हैं पहले रिटर्न कंसेंट। इसका नाम लिख दिया जाएगा मेमोरेंडम के अंदर और इसका रोल केवल तब आएगा जब वो वन पर्सन जो सब्सक्राइबर है कंपनी का, जब उसकी हो जाती है डेथ, और या फिर अगर वो व्यक्ति हो जाता है इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आ गया समझ में? शर्मा जी अकेले ओपीसी में मेंबर थे। कौन थे? अकेले थे, इनके अलावा कोई और था ही नहीं। इन्होंने नॉमिनी के रूप में अपने बेटे का नाम लिख रखा है और उसकी रिटर्न कंसेंट लेकर फाइल कर दी है विद आरओसी। अब हुआ ये है कि शर्मा जी जिंदा है लेकिन शर्मा जी पागल हो चुके हैं। क्या उनकी जगह उनका बेटा अभी आ सकता है? नहीं, अभी जिंदा है शर्मा जी। दो पॉइंट्स है, या तो सब्सक्राइबर की डेथ और वरना अगर सब्सक्राइबर हो जाता है इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। किसी व्यक्ति का पागल हो जाना, अनसाउंड माइंड का हो जाना, ये उसकी इनकेपेसिटी है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएगा नहीं। जिंदा रहते हुए भी अगर चाहे तो शर्मा जी का नॉमिनी अब उनकी जगह पर आ सकता है। हो गया? सेकंड पॉइंट दोबारा बता रही हूं, एक एक चीज समझो। ओपीसी में उस सब्सक्राइबर के अलावा, जो फर्स्ट मेंबर था उसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होता है मेमोरेंडम के अंदर, बट जिसका नाम लिखा जाता है एज अ नॉमिनी हम पहले ले लेते हैं उसकी रिटर्न कंसेंट कि वो यहाँ मेंबर बनने को तैयार है। लेकिन वो कब मेंबरशिप में आता है? जब सब्सक्राइबर की या तो, और वरना अगर सब्सक्राइबर हो जाता है इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कंसेंट ली गई है उस व्यक्ति की, इसे फाइल की जाएगी आरओसी के पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जब ओपीसी को बनाने के लिए गए तभी हमें आरओसी के सामने इस व्यक्ति का नॉमिनी का नाम भी देना तो पड़ेगा। आ गया समझ? पक्का? तो यहाँ तो दो मेंबर्स हो गए ना, फिर एक मेंबर है और एक नॉमिनी है। नॉमिनी अभी मेंबर बन गया, फ्यूचर में बन सकता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ। अगर कोई कंपनी वन पर्सन कंपनी के रूप में बनी है तो जब ये कंपनी अपना नाम लिखती है तो जैसे प्राइवेट कंपनी के लिए रूल है ना, आगे लिखना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के लिए रूल है, नाम के आगे लिखना पड़ता है लिमिटेड। सिमिलरली ओपीसी के लिए रूल है, इसे अपने नाम के नीचे, नाम के आगे नहीं, नाम के नीचे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है वन पर्सन कंपनी। आ गया समझ में? पक्का? प्राइवेट वालों को तो नाम के आगे, पब्लिक वालों को तो नाम के आगे, और ओपीसी को नाम के नीचे, और वो भी ब्रैकेट में लिखना पड़ता है वन पर्सन कंपनी। हो गया? अगले पॉइंट पर जाओ। यहां लिखा हुआ है अगर किसी व्यक्ति को ओपीसी का मेंबर बनना है तो ओपीसी का मेंबर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। एक तो वो व्यक्ति होना चाहिए नेचुरल पर्सन। ये क्या बात हुई? नेचुरल पर्सन मतलब इंसान होना चाहिए उसको। तो एक मिनट, कंपनी भी तो पर्सन है, तो फिर कंपनी ओपीसी की मेंबर बन पाएगी? नहीं। अगर किसी को बनना है ओपीसी का मेंबर, पहली चीज उसे होना चाहिए नेचुरल पर्सन। दूसरा, ये व्यक्ति होना चाहिए इंडिया का सिटीजन। इस व्यक्ति ने ना केवल इंडिया की सिटीजनशिप ले रखी है बल्कि ये इंडिया का रेसिडेंट भी है, मतलब सिटीजन भी है और रेसिडेंट भी। किसी पर्सन को इंडिया का रेसिडेंट कब मानते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे रखा है। यदि कोई व्यक्ति पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 120 डेज बिता चुका है, हम मानेंगे जैसे कि वो व्यक्ति है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ, 3 रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है। पहला, उसको होना पड़ेगा नेचुरल पर्सन, दूसरा इंडियन सिटीजन, और तीसरा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब मानते हैं? पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने इंडिया में बिताए हैं कम से कम 120 डेज। आ गया समझ में? इसी के बाद वाले पॉइंट पर जाओ।
अगर किसी व्यक्ति में ये तीनों गुण मौजूद है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो अगर चाहे तो ओपीसी को इनकॉर्पोरेट मतलब बना सकता है, वो चाहे तो इस ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और अगर यही सारे गुण मौजूद है तो ऐसा ही व्यक्ति बन सकता है किसी ओपीसी का नॉमिनी। मतलब अगर आप ओपीसी के फर्स्ट मेंबर बनना चाहते हो, वन पर्सन, तो भी ये तीनों क्वालिटीज चाहिए, और जिसको आप नॉमिनी बनाओगे उस नॉमिनी में भी ये तीनों क्वालिटीज का होना जरूरी है। आ गया समझ में? शर्मा जी है ना, इंडिया में रहते हैं, वो ओपीसी बनाना चाहते हैं और इस ओपीसी में वो अपने लिए नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं अपने बेटे राहुल को, जो कई सालों से अमेरिका में बसा हुआ है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना वो सिटीजन है और ना ही रेसिडेंट। आ गया समझ में? पक्का? अगले पॉइंट पर जाओ। मतलब नॉमिनी के अंदर भी ये तीनों गुण होंगे और वन पर्सन कंपनी के मेंबर में भी। अगर इन तीनों में से एक भी क्वालिफिकेशन मिसिंग है, वो व्यक्ति ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बन पाएगा नहीं। आ गया समझ? अगले पॉइंट पर चलो। बाप रे, चलो अब इधर ही ध्यान लगाना। पहले अगले पॉइंट पर जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल पर्सन मेंबर अगर बनता है ओपीसी का, क्या बनता है? मेंबर है। अगर कोई व्यक्ति ओपीसी का मेंबर है तो एक ओपीसी का मेंबर होने के अलावा यही व्यक्ति अगर चाहे तो दूसरे ओपीसी में बन सकता है नॉमिनी भी। बट केवल एक ओपीसी की मेंबरशिप अलाउड है और केवल एक ओपीसी में नॉमिनी बनना अलाउड है। इससे ज्यादा वो अभी कहीं और रोल प्ले करेगा नहीं। अच्छा, नॉमिनी और मेंबर में अंतर है क्या? असली वाला कौन होता है? मेंबर असली वाला है, नॉमिनी तो अभी छुपा हुआ है। इसका रोल तो तब आएगा जब असली मेंबर या तो उसकी डेथ हो जाए और या तो वो इनकेपेबल हो जाता है। शर्मा जी ने एक ओपीसी बनाई है, वो खुद इस ओपीसी के मेंबर हैं। इसके अलावा शर्मा जी एक और दूसरी ओपीसी बनी हुई है जहां इनका दोस्त है मेंबर और शर्मा जी वहां बन जाते हैं नॉमिनी। तो एक जगह का मेंबर और एक जगह का नॉमिनी बनना अलाउड है, बट इससे ज्यादा आप कहीं और ओपीसी में जा पाओगे नहीं। पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़ो और पूरा का पूरा पढ़ के बताओ। अ नेचुरल पर्सन shall not be a member of more than one OPC। मतलब एक ओपीसी में आप बन सकते हो मेंबर, इसके अलावा आप किसी और ओपीसी में मेंबरशिप तो लोगे। आगे पढ़ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड shall not be a nominee of more than, मतलब एक जगह का मेंबर और एक जगह का नॉमिनी, बस इतना ही अलाउ किया जाता है। आगे समझ? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ। थर्ड वाला पॉइंट जो है ना, ये ऊपर सेकंड वाले पॉइंट से ही कोरिलेटेड है। थर्ड वाला पॉइंट ना सेकंड वाले पॉइंट के साथ में ही कोरिलेटेड है। अगर कोई नेचुरल पर्सन जो एक कंपनी का मेंबर ऑलरेडी है और एक और ओपीसी में वो एज अ नॉमिनी अपॉइंटेड था, जहां पर वो एज अ नॉमिनी अपॉइंटेड था वहां पर अचानक से, जहां पर वो एज अ नॉमिनी अपॉइंटेड था वहां पर अब उसको मेंबरशिप मिल रही है। मेंबरशिप इसलिए मिल रही है क्योंकि उस दूसरे ओपीसी का जो ओरिजिनल मेंबर है उसकी हो चुकी है डेथ। तो अब ये एट ए टाइम दो जगह पर बन रहा है ओपीसी का मेंबर, जबकि हमने सब रूल 2 में पढ़ा है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर बन पाएगा नहीं। अगर उसको दोनों जगह की मेंबरशिप मिल गई है तो अब उसको विद इन 180 डेज अब उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो दोनों में से किसी एक जगह पर ही बनकर रह सकता है मेंबर, वो दोनों जगह की मेंबरशिप एंजॉय कर पाएगा नहीं। इनकी पूरी बनात यहीं से निकलेगी। इतना आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो शुरू हो जाओ। पहली बात, एक व्यक्ति, एक नेचुरल पर्सन कितनी जगह पर मेंबर बन सकता है? एक ही जगह पर मेंबर बनेगा और दूसरी जगह पर वो बन सकता है केवल नॉमिनी।
लेकिन एक जगह का मेंबर और ज्यादा से ज्यादा एक जगह का नॉमिनी। ये एक जगह का मेंबर है, दूसरी जगह का नॉमिनी है। जहां नॉमिनी था वहां अचानक से इसको मिल रही है मेंबरशिप। क्यों मिल गई? वो दूसरे वाले ओपीसी का जो मेंबर था या तो गया मतलब क्या, डेथ हो गई है, और वरना इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब वो दोनों जगह का बन चुका है मेंबर, तो इसे कितने दिनों के अंदर, 180 डेज में दोनों में से किसी एक में ही मेंबरशिप रखनी है। दूसरी जगह की मेंबरशिप को इसे छोड़ना तो पड़ेगा। आ गया समझ में? पक्का? अगले पॉइंट पर जाओ। ये पॉइंट डिफिकल्ट है। ये लोग कह रहे कोई भी माइनर ना तो मेंबर बनेगा और ना ही, खत्म हो गया, कोई भी माइनर ना तो बनेगा और ना ही बनेगा। तो माइनर क्या कुछ नहीं कर सकता ओपीसी में? ठीक है, अगले पॉइंट पर जाओ। अगर कोई कंपनी ओपीसी फॉर्म में बनी है तो ये ओपीसी आप सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी नाम नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी होती है जिनका इरादा प्रॉफिट अर्न करने का। अभी सेक्शन 8 कंपनी हमको यही इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। अगर कोई ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी है, तो 1 पर्सन कंपनी ना सेक्शन 8 कंपनी के रूप में ना तो रजिस्टर्ड होगी, इनकॉर्पोरेट होगी, और ना ही ओपीसी को कन्वर्ट किया जा सकता है सेक्शन 8 कंपनी में। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी को हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सेक्शन 8 का लाइसेंस नहीं दे सकते। सेक्शन 8 वाली कंपनी बनना है तो या तो प्राइवेट होगी या तो पब्लिक, लेकिन ओपीसी तो होगी नहीं, होगी। और दूसरी बात, एक ओपीसी को आप फ्यूचर में जाकर के सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट भी करवा पाओगे नहीं। मतलब सीधी सी बात है, ओपीसी के लिए सेक्शन 8 वाले रास्ते हैं बंद, शुरू से लेकर आखिरी तक हमेशा रहेंगे सेक्शन 8 वाले रास्ते बंद। आगे समझ? अगले पॉइंट पर जाओ। एक ओपीसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करना भी अलाउड नहीं है। एक 1 पर्सन कंपनी जो बिजनेस चाहे कर ले, सेक्शन 8 वाला काम नहीं कर सकती। और दूसरा, ये किसी भी हालत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कर पाएगी नहीं। नाम से बताना जरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आखिरी वर्ड क्या है? मतलब ये इन्वेस्टमेंट का काम करेगी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट काहे से रिलेटेड है? पैसों से रिलेटेड। और नॉन बैंकिंग मतलब ये बैंक वाले काम तो करती ही रही है, ये एनबीएफसी वाला काम भी कर पाएगी नहीं। आगे समझ में? पक्का? आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपीसी लिखा हुआ है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज करो तो जब तक बंद है। ओपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं? एक या केवल एक? केवल एक ही मेंबर होता है। इसके अलावा एक और भी तो होता है, नॉमिनी को हम बाद में लेकर आते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब, या शुरू से ही आ जाता है? शुरू से मतलब कितना शुरू से? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका नाम काहे में इंसर्ट कर रखा है? मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में नहीं, काहे में इंसर्ट कर रखा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसका नाम ऑलरेडी है और आरओसी के पास इसकी कॉपी ऑलरेडी गई है। अपनी इच्छा से आपने जिसका नाम लिखना था लिख दिया या उससे पूछ के लिखा था? रिटर्न कंसेंट ली गई थी। नॉमिनी का रोल अभी से है या बाद में आएगा? बाद में कब आता है? डेथ किसकी? सब्सक्राइबर की, या तो डेथ या फिर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तब कौन आ जाता है रोल में? नॉमिनी आ जाएगा। माइनर एक नॉमिनी नहीं बन सकता, लेकिन वो मेंबर तो मेंबर भी नहीं बन सकता और नॉमिनी भी माइनर होगा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को मेंबर या नॉमिनी बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशंस बताओ। नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया, और रेसिडेंट कब मानते हैं? इंडिया में बिताए हो कम से कम 120 डेज। एक व्यक्ति कितने ओपीसी का मेंबर बन सकता है? एक का मेंबर और एक का, बस इससे ज्यादा और आगे बढ़ पाएगा? वो यहाँ का मेंबर है, वहां का नॉमिनी है और वहां भी मेंबरशिप आ गई है।
180 डेज में दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लो, बट आप इससे ज्यादा दो जगह पर साइमल्टेनियसली मेंबर रह पाएंगे नहीं। आगे समझ में, अगले पॉइंट पर जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ एक्चुअली इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बल्कि प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि जब कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में बनती है तो उसके लिए कंप्लायंसेस अलग, पब्लिक कंपनी के कंप्लायंसेस प्राइवेट से भी थोड़े से और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑब्वियसली क्योंकि उसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है। सोचो पब्लिक के कंप्लायंसेस सबसे ज्यादा, प्राइवेट के उससे कम, तो ओपीसी तो और ही कम हो गया क्योंकि इसमें तो केवल एक ही पर्सन है। अब एक ही पर्सन खुद अपने आप को तो धोखे देगा, ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लायंसेस हो जाएंगे और भी कम। यहाँ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको यही बताया है कि एक ओपीसी को हमने कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन दिया है, कहाँ कहाँ पर प्रिविलेज दिया है। पहले पॉइंट पर जाओ। वैसे तो जब भी कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, देना पड़ता है। लेकिन एक ओपीसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो मतलब समझ में आ रहा है? कैश फ्लो नाम से कुछ पकड़ में आ रहा है? कैश फ्लो मैंने सुना दो तरह के फ्लोज होते हैं, एक इनफ्लो है और एक इनफ्लो मतलब पैसे का आना, और आउटफ्लो मतलब, तो हर कंपनी को अपने मेंबर्स को डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि साल भर में कितना पैसा कहां कहां से आया और कहां कहां को गया। ओपीसी के केस में कह रहे हैं कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाओगे हमें चल जाएगा, मेंबर को बताना तो पड़ेगा ना, एक ही तो है और उसको तो सब कुछ, तो अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। हो गया। दूसरे पॉइंट पर जाओ। इस ओपीसी में एनुअल रिटर्न को कौन साइन करेगा? तो ओपीसी का एनुअल रिटर्न, अच्छा ये सारे पॉइंट्स जो हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी से रिलेटेड यही पॉइंट्स तुमको आगे डिटेल में है, बट वो कंपनी लॉ में है, यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं दिया है। यहाँ केवल ओपीसी के बारे में बता रखा है। ओपीसी जो है ना उसका एनुअल रिटर्न कौन साइन करता है? सीएस मतलब, अच्छा कंपनी सेक्रेटरी साइन करते, ओपीसी में भी सीएस होगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी ओपीसी में कोई सीएस तो फिर साइन करेगा इस कंपनी का डायरेक्टर। कौन साइन करेगा? हो गया, समझ में आ गया। अगले पॉइंट पर जाओ। एजीएम नाम सुना है? एजीएम क्या होता है? साल में कितनी बार होती है? किस इसमें बुलाया किनको जाता है? मेंबर्स को बुलाते हैं मीटिंग में, उनको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो? कंपनी के बारे में साल भर का लेखा जोखा उनको मीटिंग में बताते हैं, ऐसा होता है। ये लोग तो कह रहे हैं अगर मामला ओपीसी का है तो ओपीसी के केस में एनुअल जनरल मीटिंग अलग से कंडक्ट करना हो तो करो, और लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे, केवल इतना कर देंगे कि वो जो मेंबर है, एक अकेला मेंबर है, वो अगर जाकर के कंपनी को इन्फॉर्म कर दे, सिर्फ इन्फॉर्म कर दे कि साल भर में ये सारा सामान ये काम हुआ है, तो और इन्फॉर्म करने के बाद मिनट बुक में सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद अगर वो मेंबर साइन और डेट डाल देता है तो हम तो मान लेंगे कि जो डेट डली है बस वही डेट है एजीएम की डेट। हम मान लेंगे कि एजीएम से रिलेटेड सारे लॉ के कंप्लायंसेस हो चुके हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ही लॉजिकल और कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। सोचो ओपीसी में एजीएम करने की जरूरत नहीं, ये बोल रहे हैं। अरे क्यों नहीं है? फिर मेंबर एक ही मेंबर है, तो अब अगर एक ही मेंबर आकर के कंपनी को बोल दे कि मुझे पता है क्या हुआ है, वो मिनट बुक में सारी चीजों को रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड करने के बाद मिनट बुक पर साइन कर दे और डेट डाल दे, तो लॉ कहता है हम तो मान लेंगे जैसे एजीएम हो भी गई है और रिजोल्यूशन भी पास हो चुके हैं। कौन सी डेट पर एजीएम हो गई है, रिजोल्यूशन कब पास हुआ, कैसे मानू? तो वो जो मिनट बुक पे साइन किया है, साइन करने के बाद जो भी डेट डाली है वही हो जाएगी डेट ऑफ एजीएम। आ गया समझ में? पक्का? छोटा सा तो पॉइंट था और लॉजिकल है। फोर्थ वाला भी एग्जैक्टली सेम है। ये लोग कह रहे हैं अगर एक 1 पर्सन कंपनी है और अगर इस ओपीसी में केवल एक ही डायरेक्टर है,
केवल एक ही डायरेक्टर है, और वो भी वही व्यक्ति है जो मेंबर है, मतलब वो खुद ही मेंबर है और वही खुद ही है ना। तो कह रहे हैं बोर्ड मीटिंग का भी दिखावा करने की जरूरत नहीं, ये मिनट बुक में लिख दे कि इसने कब कब क्या क्या डिसीजंस लिए हैं और उसके ऊपर साइन और डेट डाल दे, तो हम मान लेंगे जिस दिन इसने साइन किया है और डेट डाली है बस वही हो गई है डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो मीटिंग नहीं करोगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? एक ही तो मेंबर है और वही व्यक्ति डायरेक्टर ही है और एक ही डायरेक्टर है, तो अब जब डायरेक्टर्स है ही नहीं तो बोर्ड किसका बनाओगे? अकेले ही डिसाइड कर रहा है, तो उसको करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा कंपनी को इन्फॉर्म करना है, और कंपनी को कैसे इन्फॉर्म करेगा? मिनट बुक में रिकॉर्ड कर लेगा और रिकॉर्ड करके साइन करके लिख देगा डेट, हम मान लेंगे वही डेट है डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। हो गया? क्या लगता है यहाँ पे काम जल्दी जल्दी होता होगा या धीमे धीमे? रीजन अकेला ही बंदा है, फॉर्मेलिटी, इसमें खर्चा भी तो फिर ज्यादा क्यों? एजीएम का खर्चा बच गया, अगर दूसरी कोई कंपनी होती तो एजीएम करना पड़ती, उसमें खर्चे भी लगते हैं, व्यवस्था भी लगती है थोड़ी सी ज्यादा। आगे समझ? अगले पॉइंट पर जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम ऑडिटर के पास सबमिट करते हैं ऑडिट के लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर साइन किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इन केस ऑफ ओपीसी इसे अप्रूव किया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इस पे साइन कौन करेगा? तो कह रहे हैं अगर एक ही डायरेक्टर है तो वो ही साइन कर देगा, और साइन करके इसे तुरंत सबमिट कर देगा ऑडिटर के पास ऑडिट करने के लिए। खत्म। आ गया समझ में? और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्लॉजेस जो है ना, ये जब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं ना हम लोग, वहां पर हमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के साइन चाहिए होते हैं। यहाँ पर उतनी भी जरूरत, क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति मेंबर है और अकेला ही डायरेक्टर भी है, तो वो अकेला ही साइन कर देगा और साइन करके एनुअल स्टेटमेंट दे देगा ऑडिट के लिए। आ गया समझ? अगले पॉइंट पर जाओ। यहाँ लिखा है ओपीसी फाइल कर सकता है कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आरओसी के पास तो हर कंपनी को फाइल करना पड़ेगा, चाहे वो 1 पर्सन हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो। पर एक ओपीसी कब फाइल करेगा स्टेटमेंट्स की कॉपी? तो फाइनेंशियल ईयर के एंड हो जाने से। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को हर साल। अब इसके बाद क्या होता है ना, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कॉमन, मतलब जनरली कनेक्ट करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाने से अगले 6 महीने के अंदर अंदर प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज को करनी पड़ती है अपनी एजीएम। फिर जब वो लोग एजीएम कर चुके होते हैं, वहां से अगले 30 दिनों के अंदर अंदर इन लोगों को फाइल करना होता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि एक ओपीसी को फाइनेंशियल ईयर के एंड हो जाने के बाद अगले 6 महीने में एजीएम करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, हमने पहले ही पढ़ लिया एजीएम की जरूरत नहीं है। तो अब वेट मत करो, तो फिर अब क्या करो? ईयर एंड हुआ, ईयर एंड होने से अगले 180 डेज में, अगले 180 डेज के अंदर अंदर अब ये फाइल कर देगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे वेट करने की जरूरत नहीं। रीजन बीइंग इसके पास कोई एजीएम का लफड़ा तो है ही नहीं। आ गया समझ में? पूरा क्लियर है? बाकी सारी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल करेंगी? तो ईयर एंड होगा, फिर 6 महीने में मीटिंग होगी, फिर मीटिंग खत्म हो जाने के 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल करती है। इसको इतना लंबा वेट करने की जरूरत नहीं। हो गया? अगले पॉइंट पर जाओ। अगर मामला है ओपीसी का या स्मॉल कंपनी का या गवर्नमेंट कंपनी का, तो हम मान लेंगे कि इस तरह की कंपनीज को अपनी बोर्ड मीटिंग करनी होगी केवल 6 महीने में। हर 6 महीने में अगर एक बार भी मीटिंग कर लेते हैं बोर्ड मीटिंग, तो हम मानेंगे जैसे इन्होंने कंप्लायंस कर लिया है। बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस तुम लोगों ने सुने हुए हैं? कंपनीज एक्ट में बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन सुने हुए हैं या अभी नहीं? बोर्ड मीट नहीं सुना ना, अभी बोर्ड मीटिंग डिटेल में नहीं आया शायद। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है,
तो उनको बोर्ड मीटिंग करना पड़ती है हर क्वार्टर में, कम से कम एक बोर्ड मीटिंग। हर 3-3 महीने में एक बार की बोर्ड मीटिंग होती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, ठीक है। बट अगर मामला है ओपीसी का, तो ये लोग कह रहे हैं हर क्वार्टर में मीटिंग भी करने की जरूरत नहीं। कब कर सकते हैं? हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में एक बार भी मीटिंग कर लोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, ओपीसी है, अकेला डायरेक्टर है और कोई है ही नहीं, तो हमने तो पहले ही पढ़ा बोर्ड मीटिंग नहीं भी करोगे चलेगा, मिनट बुक में लिख देना, साइन कर देना, डेट डाल देना। लेकिन अगर सपोज ओपीसी में एक से ज्यादा डायरेक्टर्स है, फिर तो बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। पर कितनी बार करोगे? तो कह रहे हैं कि हर 6-6 महीने में एक बार भी कर लिया ना तो भी चलेगा। क्वार्टरली बेसिस पर मीटिंग करना कोई कंपल्शन नहीं, कोई कंपल्शन। मोर ओवर, इसकी 2 मीटिंग्स के बीच में गैप होना चाहिए, नॉट लेस देन 90 डेज का। इसका मतलब हर 6 महीने में अगर वो एक मीटिंग 6 महीने और दूसरी मीटिंग अगले 6 महीने के स्लॉट में कर रहा है, तो 2 मीटिंग्स के बीच में गैप होना चाहिए, कम से कम 90 डेज का गैप चाहिए। उससे ज्यादा का गैप हुआ तो चलेगा? चलो मुझे एक साल को 2 6 महीने के यूनिट्स में डिवाइड करके बताओ फटाफट से। ये क्या हुआ? नोट्स कहाँ गए जो मैं बोर्ड नोट्स बना रही थी? छोड़ो। एक साल को ना 2-2 6 महीने के यूनिट्स में डिवाइड करके बताओ। कैलेंडर मंथ्स लेना है, जनवरी से लेकर जून तक। ये हो गया पहला 6 महीने का स्लॉट। पहले 6 मंथ्स में इसने एक मीटिंग कर ली, कब करी है? 15। क्यों नहीं चलेगा? 2 मीटिंग्स के बीच में गैप होना चाहिए, कितना? जुबान संभाल के बोलो। कम से कम 90 डेज का गैप चाहिए। इसका मतलब आप तुरंत फटाफट 2 मीटिंग करके आपने कहा चलो काम निपटा, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। 6 महीने का एक स्लॉट, 6 महीने का एक स्लॉट, लेकिन दोनों ही स्लॉट्स के बीच में मीटिंग में गैप होना चाहिए, कम से कम 90 डेज का। आ गया समझ में? पक्का? चलो अगले पॉइंट पर जाओ। अच्छा, ये क्लॉज है ना, अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना जब आप लोग बोर्ड मीटिंग वाला टॉपिक पढ़ोगे कंपनी लॉ में। वहां पर आपको यही पॉइंट, मतलब ये जो ओपीसी से रिलेटेड जो पॉइंट पढ़ रहे हो ना, इसके एकदम अपोजिट पॉइंट्स मिलेंगे बाकी दूसरी कंपनीज के लिए। तो वहां इस बात को अपने माइंड में एक बार रिवाइज जरूर कर लेना कि ओपीसी प्रिविलेज्ड है और बाकी सारी कंपनीज को स्ट्रिक्टली कंप्लाई, तो ठीक है। आ गया समझ में? चलो अगले पॉइंट पर जाओ। यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि ये जो क्लॉज है ना कि हर 6 महीने में एक बार मीटिंग करो और 2 मीटिंग के बीच में इतना इतना गैप होना चाहिए, ये सब बातें तब लगती ही नहीं है अगर इस कंपनी में केवल एक ही डायरेक्टर हो। तो मीटिंग कब करे फिर? तो नहीं करेगा तो फिर डिसीजन कैसे लेगा? तो खुद से लेगा तो कंपनी को पता कैसे चलेगा? फिर मिनट्स में लिख देगा और मिनट्स में लिखने के बाद में साइन करके डेट डाल देगा, और जो डेट डली हुई है हम मान लेंगे यही है डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। आगे समझ में पूरा क्लियर है? ओपीसी से रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ आकर के हो रहे हैं खत्म। शुरू हो जाओ शुरू से। ओपीसी का फुल फॉर्म बताओ जल्दी। कितने मेंबर्स होंगे? जुबान संभालो। सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा होगा और एक से कम भी होगा। आधा मेंबर होता है तो एक मेंबर साबुत तो चाहिए। ये जो एक मेंबर होता है ना, ये कैसा पर्सन होगा? नेचुरल पर्सन है। कहाँ का? इंडिया का सिटीजन है, रेसिडेंट है। तो सिटीजन कब मानते हैं? शाबाश, गलत सवाल का गलत जवाब दे रहे हो। सिटीजन कब मानते हैं वो नहीं लिखा था, लिखा था रेसिडेंट कब मानते हैं। कब मानते हैं? जब वो रह चुका हो इंडिया में कम से कम 120 डेज। एक व्यक्ति एट अ टाइम कितने ओपीसी का मेंबर बन सकता है? अगर वो एक जगह का मेंबर है तो दूसरी जगह का मेंबर, लेकिन वो एक जगह का मेंबर होकर दूसरी जगह का नॉमिनी नहीं। अच्छा ठीक है, अगर वो दूसरी जगह का नॉमिनी था, यहाँ का मेंबर वहां का नॉमिनी, अब वो वहां पे भी मेंबर बन रहा है।
क्या दोनों में से एक चुने? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन चुनना तो एक माइनर को हम मेंबर, कोई बात नहीं, नॉमिनी तो तुम चाहते क्या, माइनर कुछ ना बने, वो ओपीसी में आएगा ही, पक्की बात है, पक्का। एक ओपीसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा, तो तुम मेंबर्स को बताओगे कैसे? एक ही तो मेंबर है। एजीएम का क्या करें? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? एजीएम करो, मेंबर्स को बुलाओ, मेंबर्स को। एक ही है तो किसको बुलाएंगे, वो अकेला ही है, तो एजीएम करने की जरूरत। तो फिर डिसीजंस लिए गए हैं उसमें तो मिनट्स में लिख देगा, मिनट बुक में लिख के डेट और साइन हम मान लेंगे, जैसे एजीएम की रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है पूरी। एक ओपीसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड पे या तो होगा एक अकेला डायरेक्टर, वही मेंबर वही डायरेक्टर, वरना एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अकेला मेंबर अकेला डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग करना है कि रहने दे? रहने दे तो फिर डिसीजंस कैसे लोगे? हाँ, लेकिन पता कैसे चलेगा कंपनी को? मिनट बुक में लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर्स है फिर तो बोर्ड मीटिंग करना है, बट कैसे करें, कितने गैप में करें? 6 महीने के स्लॉट में, मतलब हाफ ईयरली बेसिस पर आप बोर्ड मीटिंग कर लो, एक बोर्ड मीटिंग चलेगा, लेकिन दोनों के बीच में गैप कितना? जुबान संभाल के, मिनिमम 90 डेज का गैप चाहिए। उससे ज्यादा का हो गया तो, कम का हुआ तो पक्का, ठीक है, खत्म हो गया ओपीसी। अगले पॉइंट पर जाओ, देखो एक सेक्शन 3 यहाँ पर आप लोगों के मॉड्यूल में कोटेड है। ये सेक्शन 3 आप लोगों के चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में दिया हुआ था। मॉड्यूल में से अगर पढ़ रहे हो ना, चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में था, बट वहां से मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये टॉपिक शुरू में पढ़ लेते, प्राइवेट कंपनी पढ़े बिना, पब्लिक कंपनी पढ़े बिना तो कोई सेंस ही नहीं था। अब देखो, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये लोग कह रहे हैं एक कंपनी को बनाया जा सकता है फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कैसे बनाएंगे? तो कह रहे पब्लिक कंपनी के केस में बनेगी कम से कम 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स बोल रहे हैं। ज्यादा मतलब कितने ज्यादा? क्या अनलिमिटेड? ऐसा थोड़ा होता है, पब्लिक कंपनी में कितने भी आ जाएंगे, ठीक है। वरना ये बन सकती है इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, पर इसमें चाहिए हमको, अब ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, अब तो हमको पता है किसमें कितने मेंबर्स मिनिमम चाहिए। वरना ये बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ ओपीसी, लेकिन यहाँ अगर ये ओपीसी के फॉर्म में बना तो हमें चाहिए एक, जुबान संभालो, सिर्फ एक नहीं, कम से कम एक, सिर्फ एक बोलूं, कम से कम एक भी नहीं बोलना क्योंकि ओपीसी में 1.5 भी आएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर जाओ, अगले पॉइंट पर जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है जितने भी मेंबर्स आएंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या ओपीसी वाले, ये लोग अपना अपना नाम मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्राइब करते हैं। मतलब इनके नाम मेमोरेंडम में लिखे होते हैं कि यही लोग हैं जो लोग कंपनी के थे फर्स्ट मेंबर्स, जो लोग कंपनी के थे। हो गया, समझ में आ गया? खत्म हो रहा है, अरे ये खत्म हो रहा है। आगे कह रहे हैं कि कंपनी या तो होगी लिमिटेड बाय, वरना होगी लिमिटेड बाय, वरना होगी, ये पॉइंट्स अब बता रहे हैं, क्या हमको पता है? अनलिमिटेड कंपनी, इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब कितने, कुछ कोई तो लिमिट होगी, कोई लिमिट नहीं है। अरे तो ये तो कितना भी माथे आ जाएंगे, तो फिर देना तो। और लिमिटेड कंपनी लिमिटेड होगी, अब या तो होगी लिमिटेड बाय, वरना होगी लिमिटेड बाय। गारंटी किसने दी है? मेंबर ने, और मेंबर ने अपनी गारंटी की बता दी है लिमिट, इससे ज्यादा वो पे करेगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर जाओ। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है निधि कंपनी। क्या नाम है? अब निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ये जो मैंने ऊपर बताया था ना आप लोगों को नोट्स में कि ऊपर छोटे छोटे से नाम लिखे हुए थे, मैंने कहा था ये नेचर ऑफ बिजनेस के अनुसार ये कंपनीज को अलग से बनाया जाता है। यहाँ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं नेचर ऑफ वर्क के अनुसार छोटी छोटी बनाई हुई कंपनीज के बारे में।
पहला है निधि कंपनी, पहला है, अब हाथ फोल्ड करो और ध्यान से सुनो। होता ये है कि निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका ना तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा ना ही ट्रेडिंग का। इसका बिजनेस मोर ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस है, बट ये फाइनेंस में और कोई काम नहीं करता है सिवाय इसके कि निधि कंपनी केवल अपने ही मेंबर्स के अलावा किसी और से नहीं, केवल अपने ही मेंबर्स से निधि कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, और अगर मेंबर्स को जरूरत पड़ी तो कंपनी केवल अपने ही मेंबर्स को देती है लोन। मतलब निधि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती, ट्रेडिंग का काम नहीं करती, कोई दूसरा बिजनेस नहीं करती है, इसका काम केवल फाइनेंस का है। बट फाइनेंस वर्ड बहुत इलॉबरेटिव है। ये फाइनेंस में से भी क्या काम करती है? केवल एक डिपॉजिट लेना और एक लोन देना। लोगों से पैसे लेना है डिपॉजिट के फॉर्म में, लोगों को पैसे उधारी पर देना है। बट ये लोग भी इसकी पहचान के ही है और स्ट्रिक्टली होंगे ये निधि कंपनी के मेंबर्स, केवल होंगे निधि कंपनी के, मतलब ये बाहर की दुनिया में लोगों तक तो पहुंचेगी भी। ये केवल किन लोगों को अप्रोच करती है? केवल अपने ही मेंबर्स को। अब अगर किसी व्यक्ति को निधि कंपनी से लोन चाहिए तो पहले तो उसको बनना पड़ेगा मेंबर। बिना मेंबर बने वो निधि कंपनी से लोन ले पाएगा? अगर किसी को निधि कंपनी के पास पैसे डिपॉजिट भी देने हैं तो पहले उसको बनना पड़ेगा मेंबर। आ गया समझ में? निधि कंपनी का अप्रोच ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, इसका अप्रोच ऑफ पीपल भी लिमिटेड है। ये पब्लिक के बीच में जाएगी नहीं, केवल अपने मेंबर्स के साथ डील करती है, और डीलिंग में भी केवल दो काम, एक तो उनसे पैसे लेना इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और दूसरा उनको लोन देना इन द फॉर्म ऑफ लोन। आ गया समझ में? ऑब्वियस सी बात है, फ्री में तो ये काम करेंगे, बदले में इंटरेस्ट लेना और देना दोनों होगा। डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो इंटरेस्ट पे करेंगे मेंबर्स को, और अगर उनको लोन दे रखा है तो हम मेंबर्स से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। डिफरेंस जो होगा ना इंटरेस्ट के रेट का, बस वही बन जाएगा निधि कंपनी का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भी कंपनी का है, मतलब अल्टीमेटली जाएगा तो अमंग्स्ट मेंबर्स। आ गया समझ में पूरा? क्या निधि कंपनी पब्लिक को अप्रोच कर सकती है? किसी से भी पैसा ले सकती है केवल? तो क्या किसी को भी पैसा दे सकती है? केवल मेंबर्स को। और ये सिवाय इस दो काम के, दो कौन से काम? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और लोन, ग्रांटिंग ऑफ लोन, इन दो के अलावा कोई दूसरा काम करेगी? साबुन की फैक्ट्री, किराने की दुकान, कुछ नहीं करेंगे, ना मैन्युफैक्चरिंग ना ट्रेडिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में? अब पहुंचो निधि कंपनी के प्रोविजंस पर। अभी जो मैंने बताया ये तो हमने ब्रॉडली समझा है निधि कंपनी क्या काम करती है। अब लॉ के अनुसार एक एक बारीकी समझना है, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे काम करती है, क्या लिमिट्स है इसके, क्या क्या रेगुलेशंस कंप्लाई करना है, एक एक चीज अब यहाँ पर दिया हुआ है। पढ़ो, पहले पॉइंट पर लिखा हुआ है ये क्या बिजनेस करती है। पहला तो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और दूसरा तो लेंडिंग ऑफ मनी। किसको देती है? अपने मेंबर्स को। यही मेंबर्स बन सकते हैं इसके बोरोवर्स भी। ये आगे ओनली क्यों लिखा है? सिर्फ इन्हीं को देती है और किसी को पैसे वैसे देगी नहीं। और जब ये लोन देती है अपने मेंबर्स को तो ये लोन भी दिया जाता है अगेंस्ट अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के नाम पे या तो मेंबर्स से रखवा लेते हैं उनके जेवर और वरना रखवा लेते हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी। हो गया? मेंबर्स पे भी भरोसा नहीं है, उनको भी पैसा देंगे लोन के रूप में तो उनके पास से भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो। आ गया समझ? पहला पॉइंट क्लियर है? गर्दन ऊपर रखो, कंपनी का नाम बताओ। निधि कंपनी किससे पैसा लेने देने का? जुबान संभालो। ओनली मेंबर्स। ओनली वर्ड का आज बहुत इंपॉर्टेंस है। ओनली मेंबर्स से ही एक्सेप्टेंस भी करेगी, ओनली मेंबर्स को ही लोन भी देगी। लोन भरोसे पे बांट रहे हो? भरोसा तो हमको किसी पे भी, तो उनसे क्या रखवा लें? सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी सिक्योरिटी तो आएगी ही। आ गया समझ? दूसरे पॉइंट पर जाओ।
निधि कंपनी को यहाँ लिखे गए काम जो अब पढ़ने जा रहे हो ऐसे ऐसे काम करना अलाउड नहीं है। अगर ये नेगेटिव लिस्ट नहीं भी देते तो भी एक सीधा सा फॉर्मूला है, वो क्या कर सकती है, एक्सेप्टेंस एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन ओनली टू मेंबर्स। अब इसके अलावा चाहे कोई भी नाम दे दो फाइनेंशियल बिजनेस का, हम तो सीधा ही मना कर देंगे कि निधि कंपनी ये काम करेगी नहीं। क्या क्या काम नहीं कर सकती, इनकी तसल्ली के लिए पढ़ लो। एक तो चिट फंड का काम, आगे ये काम, आगे ये भी कर पाएगी, और आगे बोलो कोई डाउट इसमें? मतलब वो सिवाय उस दो काम के जो हमने पढ़ा है, इसके अलावा तो तुम कोई भी काम का नाम ले लो, हमको पता है वो ये काम कर पाएगी। अब टाइम हो गया है, सर आ गए क्या? आ गए होंगे। चलो एक काम करो, हम लोगों ने ना अभी केवल निधि कंपनी के सेकंड पॉइंट तक ही पढ़ा है, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट एंड ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अब परसों।